कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो बाकेलाल और यश कुमार देखते हैं आखिर इस लास्ट और थर्ड पार्ट में आखिर होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, बाकेलाल के दिमाग में कोई तो शरारत आई है और उसने बोला है वो मारा पापड़ वाले को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले ही पल उसने झोपड़ी की खूंटी पर टंगी रस्सी उतारी और उसके एक छोर को सन्यासी की दाढ़ी से बांध दिया और दूसरे छोर को उसने अपने घोड़े से बांध दिया। फिर घोड़े को पेड़ से खोलकर बाकेलाल ने जोर से एक डंडा मारा। वाह, अब आया मजा। ओम नमः शिवाय। लेकिन आश्चर्य, अगले ही पल झोपड़ी में सन्यासी की जगह एक सुंदर यक्ष कुमार खड़ा था। हैरान होने की जरूरत नहीं शरारती बाकेलाल, तुम्हारी इस शरारत के कारण आज वर्षों बाद मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। अरे, यह तो मेरा नाम भी जानता है। कैसा श्राप, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। एक दिन, भोले बाबा, लगता है भांग तरंग में सोए पड़े हैं। मैं अभी इनकी भांग उतारता हूँ। अगले ही पल मुझे एक शरारत सूझी और भोले बाबा की जटा को उनके पास सोए नंदी की पूंछ से बांध दिया। फिर नंदी को जोर से चुटकी काटी और नंदी वो भागा और भोले बाबा उफ। फिर ही दुष्ट। फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि यह शरारत मेरी है। अतः दुष्ट दंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वी वासियों के समान है। तू स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं। जा पृथ्वी का नरक भोग। तभी मेरे माता पिता आ गए। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। कृपा निधान, यह अभी नादान है, क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आप हमसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा यक्ष कुमार। हाँ, आज से कुछ वर्षों बाद ही मेरे वरदान से जन्मा इससे भी उदंड बाकेलाल नामक इंसान जब इसके साथ कोई इसी तरह शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस उसके बाद मैंने अपने आप को पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा। और कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे? ओह, और हाँ बाकेलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई, इसीलिए मैं तुमको अपनी यह अंगूठी देता हूँ। जब कभी तुम्हें भारी मुसीबत आए तो अंगूठी को 3 बार रगड़ना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुँच जाऊँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा मेरे दोस्त। जाने से पहले मुझे पानी तो पिलाते जाओ। क्षमा मित्र, इस समय मैं तुम्हारी यह सहायता भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने इतने वर्षों बाद बिछड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहाँ जाकर प्यास बुझा सकते हो। इतना कहते ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गया। हाँ, कृतज्ञ कहीं का। चलो, जाते जाते अंगूठी तो दे गया। बाकेलाल ने यक्ष कुमार की दी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर झील पर पहुंचकर बाकेलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में आखिर मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडर में ही उन डाकुओं का अड्डा था और उन डाकुओं में से कोई राज्य का लूटा खजाना यहीं कहीं छुपा रखा होगा और अब वह सारा खजाना होगा मेरा। हा 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 हा। फिर बाकेलाल ने उन खंडरों का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। ओफ, पता नहीं उन डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपा रखा है। कहीं मेरी सारी मेहनत खराब तो ना हो जाएगी। और झुंझलाए हुए बाकेलाल की नजर जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, यह क्या, काली मैया मेरी असफलता पे जीभ दिखा रही हैं। मैं अभी इनकी जीभ खींचकर उखाड़ दूंगा। फिर आगे बढ़कर बाकेलाल ने जैसे ही प्रतिमा की लटकती लाल लाल जीभ को पकड़कर खींचा, अर्र
अगले ही पल वह बाकेलाल जहाँ खड़ा था फर्श एकाएक गायब हो गया। आई! और बाकेलाल तो सांपों के बीच में गिर गया। तहखाने का दृश्य देखते ही बाकेलाल के मुंह से चीख निकली और इधर अपने शिकार को तहखाने में देखकर एक साथ कई सारे सांप बाकेलाल की ओर पड़े। उफ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी बेबस पर मौत नहीं मर सकता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मारे भय के पीछे हटता बाकेलाल परेशानी के आलम में हाथ मलने लगा। हाथ मलते मलते अनजाने में ही यक्ष कुमार की दी हुई अंगूठी 3 बार रगड़ गई। हा हा हा, लगता है किसी नई शरारत ने तुम्हें मुसीबत में फंसा दिया है बाकेलाल। मुझे बचाओ यक्ष कुमार, वरना यह। घबराओ नहीं बाकेलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहने के साथ ही यक्ष कुमार ने अपना मुंह खोला। अगले ही पल यक्ष कुमार के मुंह से सैकड़ों नेवले निकले और देखते ही देखते नेवलों ने सांपों के कई टुकड़े कर दिए। फिर यक्ष कुमार ने अपना हाथ हवा में लहराया और उनके हाथ में एक तलवार आ गई। बचो यक्ष कुमार! और अगले ही पल उन्होंने भी एक सांप को मार दिया। फिर सांप और अजगर के मरते ही बाकेलाल ठहाके लगाता हुआ सामने पड़ी विशाल धन संपदा की ओर बढ़ा। हा हा हा, अब इस खजाने का मालिक मैं हूँ। हा हा हा। अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूँ। हाँ, पर यक्ष कुमार, तुम मुझे और इस खजाने को ऊपर तक तो पहुँचा दो। ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लेकिन यह खजाना, तुम उसकी चिंता मत करो, इससे भी मैं ऊपर पहुँचा दूंगा। और अगले ही पल फिर सारा खजाना ऊपर आ गया। अच्छा बाकेलाल, अब तुम इजाजत दो, मैं चलता हूँ। लेकिन यह खजाना, मैं इसे यहाँ से कैसे लेकर जाऊंगा? भाई, इसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। लेकिन इसे पहुँचाना कहाँ है? कहीं भी, किसी भी सुरक्षित स्थान तक। बाकेलाल की बात सुनते ही यक्ष कुमार पहली बार चौंका। फिर वह सोचने लगा, इतना सारा धन भला किसका हो सकता है और यह बाकेलाल के हाथ कैसे और क्यों लगा? अगले ही पल यक्ष कुमार ने अपनी आंखें बंद की और फिर शीघ्र ही सारी कहानी उसकी आंखों के सामने घूम गई। ओह, तो यह डाकुओं द्वारा लूटा गया धन जिसे बाकेलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप के सुधार के अनुसार तो ये धन जिनका है उन्हें बाकेलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बाकेलाल की तो नीयत ही खराब है। और फिर किसी बात के दिमाग में आते ही यक्ष कुमार की आंखें शरारतपूर्ण ढंग से चमकने लगी। क्या सोचने लगे यक्ष कुमार? मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आओ मेरे साथ बाहर चलो। फिर बाहर आकर यक्ष कुमार ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल पास खड़ी एक गाड़ी खड़ी थी। यक्ष कुमार ने दोबारा हाथ घुमाया तो सारा धन अपने आप गाड़ी में लद गया। देखो बाकेलाल, इसको खींचने के लिए मैं स्वयं बैल का रूप धारण करता हूँ। बैल का रूप धारण करके यक्ष कुमार गाड़ी को खींचता हुआ वहां से चल पड़ा। वाह, मजा आ गया। अब इस विशाल खजाने का अकेला मालिक मैं हूँ। अब मेरी हैसियत राजा विक्रम सिंह से कम नहीं। फिर विशालगढ़ राज्य की सीमा के अंदर पहुंचकर बाकेलाल ने जैसे ही बैलगाड़ी को अपने गांव की ओर मोड़ना चाहा, बैल रूपी यक्ष कुमार अचानक ही नगर की ओर मुड़कर भागने लगा। अरे, यह क्या कर रहे हो यक्ष कुमार? किधर जा रहे हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए बाकेलाल। क्या मतलब? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम शायद ठीक समझ रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। कुछ देर बाद, अरे यह बैलगाड़ी को रोको, वरना यह दरबार में पहुंच जाएगी और फिर महाराज हमें कठोर दंड देंगे। लेकिन इससे पहले कि बैलगाड़ी को पहरेदार रोकते, बैलगाड़ी राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गई। अरे बाकेलाल, तुम यह सब क्या है? मारे गए। इससे पहले कि बाकेलाल कोई जवाब देता, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया और सारा भरा खजाना फर्श पर गिर गया। अरे, और बाकेलाल भी फर्श पर गिर गया। फिर आश्चर्यचकित होकर राजा और दरबारी
बिखरे धन को देखने लगे। बांकेलाल, कहीं यह सारा धन कई राज्यों का लूटा हुआ वही धन तो नहीं जिसे डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथी लूट ले गए थे? जी महाराज, यह वही धन है। तो इसका मतलब तुम भ्रमण पर नहीं बल्कि इसी धन की खोज में गए थे? जी महाराज। वाकई बांकेलाल, तुमने विशालगढ़ राज्य में जन्म लेकर न केवल हम पर उपकार किया बल्कि तुम्हारे इसी कारण इस राज्य की इज्जत और गौरव के 4 चांद लग गए। हाँ बांकेलाल, तुमने अकेले ही इस धन को खोजकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान और बहादुर ही नहीं, पक्के देशभक्त भी हो। अरे मूर्खो, अगर ये यक्ष के बच्चे का मेरे साथ विश्वासघात न किया होता तो यह सारा धन मेरा होता। वाकई बांकेलाल, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बांकेलाल लुटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी प्रशंसा सुन रहा था। तभी बैल रूपी यक्षकुमार उसके कान में फुसफुसाया, देखो बांकेलाल, चारों ओर तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। यक्ष के बच्चे, काश मैंने तेरी ताड़ी न लोची होती तो आज इस खजाने का मालिक अकेला मैं ही होता। और बांकेलाल की इस फुसफुसाहट पर बैल रूपी यक्षकुमार मुस्कुराया और फिर एकाएक गायब हो गया। दरबार में बांकेलाल के अलावा किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। फिर 2 दिन बाद एक बार फिर राजाओं ने मिलकर विशालगढ़ पहुंचे और बांकेलाल को अपने हाथों से सम्मानित किया। उसे पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और यहाँ होती है यह कहानी खत्म। तो बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।